A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to Academia Social Work YouTube चैनल। आज की जो वीडियो है वो लॉन्ग वीडियो हुई जो कि एक तरीके का मैराथन होगा आप सभी के सामने, जिसमें हम अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके अभी कमेंट बॉक्स में भी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मेल भी किया है पर्सनली, इसमें बोला है कि आप एक पर्टिकुलर मैराथन सीरीज़ लेकर के आइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में अटैम्प्ट कर सकें, ताकि हमारा एग्जाम करीब है। और आपको जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी मैंने डेट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है जो कि 22 मार्च 2025 को आपका एग्जाम होने जा रहा है। और एग्जाम जो आपका होने जा रहा है 22 मार्च को होने जा रहा है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक आपसे अपील करना चाहूँगा कि 20 मार्च को क्यों ना हम एक गूगल मीट कर ले, जिसमें कि हम सारे जुड़ सके। कुछ अगर कुछ क्वेरी है एट अ टाइम की, या कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो आपको शेयर कर सकूँ उस वीडियो के अंदर, तो आपके सबके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप सब चाहते हैं कि एक 20 मार्च को हम एक ऐसा सेशन कंडक्ट करें जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स उसमें जुड़ जाएं, और स्पेसिफिकली मैं ये समझूंगा कि जो सिंसियर स्टूडेंट हैं जो कि पूरा डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही सिर्फ इसमें ज्वाइन करेंगे। तो 20 मार्च को अगर आप सभी चाहते हैं, टाइमिंग हम रख लेंगे आफ्टर 9 और आफ्टर 9 वुड बी अ गुड टाइम, है ना, ताकि आप सभी अपने कामों से फ्री भी हो सके। और फिर उसके बाद 21 दिन, उसके बाद 22 तारीख को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो 20 तारीख को हम रात को 9 बजे एक जी मीट कर सकते हैं, जिसमें हम सभी ज्वाइन कर लेंगे। अगर किसी कुछ क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर इस तरीके का आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने ज़्यादा लोग उसको अप्रूव करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, तो देन उसके बाद हम कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कम स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो शायद फिर इसको नहीं, हम फिर इसको डिले ही कर देंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 20 मार्च को अगर आप चाहते हो कि 9 बजे किस तरीके का जी मीट रखा जाए, इसमें सभी इंटरेक्शन कर सकें, मैं भी हूँ और उधर स्टूडेंट्स भी हों, ताकि अगर किसी कुछ क्वेरी है तो वो भी सब सॉर्ट आउट कर सके, कुछ डाउट है तो वो भी कुछ बात कर सकें, और एग्जाम से रिलेटेड किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो 20 मार्च को जरूर ज्वाइन करिए। मैं उसका लिंक जो है जी मीट का लिंक आपको दे दूंगा। 20 तारीख को ही आपको लिंक मिल जाएगा। जो चाहते हैं कि हाँ उसको कंडक्ट करना, तो आप उस पर यस करें। और मैं इस तरीके का एक पोल टेलीग्राम चैनल पर भी कंडक्ट शुरू लगा दूंगा, ताकि आप जो है उसमें वोट कर सकें कि आप ज्वाइन करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सभी से क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के। ठीक है, तो अभी हमने जैसे पिछली वीडियोस में डिस्कस की है काफ़ी चीज़ें, सीएसआर के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने पीसा एक्ट के बारे में डिस्कस किया, फॉरेस्ट राइट्स के बारे में डिस्कस किया, और हमने शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन सब से रिलेटेड हमने बात की। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। और अब आप सभी से मैं इसमें चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को लाइक करें। पिछली वीडियो में बहुत ही कम रेस्पॉन्स रहा है, ओनली 27 और 30 लाइक आए हैं, जबकि व्यूज पर 300-400 प्लस गए हैं। तो आप सभी से चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करते चलें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं चाहूंगा कि वीडियो का जो हमारा वीडियो का इंटरेक्शन है 2 वे रहे, दोनों तरीके से हम इसमें इंटरेक्ट करें। अगर मैं कुछ क्वेरी आपसे इस बीच पूछता हूँ तो आप प्लीज़ उसका आंसर करते चलिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये आंसर भी उसके सामने, लेकिन फिर भी हम याद करने के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, दैट इज शेड्यूल 5, जो आपको पता है। और शेड्यूल 6 से रिलेटेड जो आपके सामने क्वेरी है, जो सवाल है वो आपके सामने बन रहा है, वो है द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू विच स्टेट, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न, जिसको मैं AMTM के नाम से याद रख सकते हैं। किसके? AMTM। AM मतलब असम, मेरा ख्याल है TM मतलब त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट से ये एप्लीकेबल है। कौन सा? 6th शेड्यूल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात चल रही है, तो इस बात का ध्यान रखना, कमीशन नहीं पूछा है, तो कमीशन पे भी टिक लगा के आ सकते हो आप। तो इसलिए पहले बता रहा हूँ, जो आप जहाँ पर आप जो वहाँ पर रॉन्ग करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे क्वेश्चन का, तो फिर उसके बाद जो गलत आंसर करोगे उसकी दिक्कत होगी, तो वो चीज़ आप ना करो, इसलिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वो पूछा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो बात करी है वो क्या है हमारा? वो है हमारा 3-24। तो हमारा 15 ये जो हमारा 338 ये हमारा कमीशन की बात करता है, NCST कमीशन की बात करता है, जो 2003 में 89th अमेंडमेंट के बाद आया है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारा सही आंसर इसका क्या है? आर्टिकल 244, जो कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 एम्स टू, उसका क्या एम है? जो पीसा एक्ट लाया गया उसका क्या एम है? वो उसका ये है कि ग्रांट करना है सेल्फ गवर्नेंस टू ट्राइबल कम्युनिटीज इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ पीसा 1996? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो नहीं हाँ 73rd जो हुआ था उसमें इसने लीड किया है, उसको लेड किया है ताकि इनेक्टमेंट कर सकें पीसा एक्ट को। 73rd जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग है, 74 जो है अर्बन से रिगार्डिंग है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ गवर्नेंस एंड पॉलिसीज फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। अब शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 FRA grants which of the following rights to tribal community? the right over forest land for habitation and livelihood, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो ये उनको ही मिलेगा जो जब ये 2006 में आया था, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2006 में आया था, लेकिन जो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं सिर्फ उनको ही ये मिलेगा, जो कि 2005 अगर 2005 से पहले अगर वहाँ पर उस लैंड पर रह रहे हैं, उनका हैबिटेशन था, सिर्फ उनको ही अधिकार था। उसके बाद जो जाके बसे उनके लिए वो अधिकार नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था The One Bandhu Kalyan Yojana is government initiated aimed at promoting education, economic development among scheduled tribes। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है अगर योजना से, तो आप इस तरीके का आंसर क्या है इसका? वन बंधु का क्या है? प्रमोटिंग एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की है तो वो क्या है? वन बंधु कल्याण योजना। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वॉज स्टैब्लिश। देखो वही सवाल आगे जो भी मैंने ऊपर बताया था। अब मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ आपको, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही मुझे बताएं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें यहीं पर, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ग्राम सभाज हैव पावर टू, पावर किसकी पावर? डिसाइड करने का कि हाउ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। तो इसने काफी जो 2006 में जो एक्ट आया है इसने काफी एम्पावर किया है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम्स फॉर, इसमें है इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स, ठीक है, एकलव्य। उसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स एंड ट्राइबल ऑटोनॉमी। द फिफ्थ शेड्यूल एरिया, द फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन provides special governance structure for scheduled areas who has power to declare an area as scheduled area। वो किसके पास है पावर? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके पास है पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है जो शेड्यूल एरिया को डिफाइन करेगा, जो कि डिक्लेयर करेगा कि कोई भी एरिया शेड्यूल एरिया है कि नहीं है। ये किसके पास पावर है? ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो बात करता है इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल गवर्नेंस व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नेंस फिफ्थ शेड्यूल एरिया। जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया जब हमने अभी बात की पहले, उसमें क्या है गवर्नर का जो क्या रोल है ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में? तो गवर्नर का क्या रोल है ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में? तो यह है टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। की शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चलाया जा रहा है उसकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जो गवर्नर की जिम्मेदारी है किसको सबमिट करने की? प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर चैलेंजिंग इज इंप्लीमेंटिंग पीस एक्ट इन इंडिया। भैया लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ ग्राम सभा फॉर्मेशन इन मैनी शेड्यूल एरियाज। जो शेड्यूल एरियाज पहले ही थे, जो कि पीसा एक्ट के अंदर जो इतने भी हमारे ट्राइबल एरियाज थे वहां पर किसी प्रकार का एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस या स्ट्रक्चर नहीं नजर आता था, तो उसको इंप्लीमेंट करने में चैलेंज आए, ठीक है। तो वह ग्राम सभा ही नहीं बनी हुई थी, ठीक। सिक्स्थ शेड्यूल जो प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन सर्टेन ट्राइबल एरिया, जो कि हमने पीछे बात करी AMTM, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करता है कि इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज के अंदर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज गवर्न ट्राइबल अफेयर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर सिक्स शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसे हमने पीछे ही बात की। उसके बाद ट्राइबल डेवलपमेंट एंड CSR से रिलेटेड जितने भी वो हैं, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव इन ट्राइबल एरियाज फोकस ऑन, किस पे फोकस करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, एजुकेशन पर, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। इन सभी पर क्या है फोकस कर दिया है कि CSR का अगर कोई फंड वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो इन चीज़ों के लिए खर्च किया जाता है। द की कंसर्न रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है क्या एक परेशानी है, एक चिंता है, एक प्रॉब्लम है। key concern regarding displacement of tribals due to industrialization project, the loss of cultural heritage and traditional livelihood जो उनके चल रहा था वो सब खत्म हो जाता है। आगे जो है हमारा ट्राइबल सब प्लान जो बात करता है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? तो उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि डायरेक्टिंग ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्लान फंड्स टुवर्ड्स ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका सही आंसर है हमारा A, क्योंकि मैं इसलिए आपको सामने आंसर सीधा इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ, अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ने जाऊंगा तो ऑप्शन आपके लिए मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद है द PVTG, द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, किस पे क्लासिफाइड है? जब उनका नाम है पर्टिकुलर वल्नरेबल, यहाँ से आप समझ सकते हो। देखो पर्टिकुलरली
वल्नरेबल हैं, बहुत वल्नरेबल हैं ट्राइबल ग्रुप जो कि इन इंडिया क्लासिफाइड कैसे, और प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उनके पास, डिक्लाइनिंग हो रही है उनकी पॉपुलेशन, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ये सब क्या है, उसका क्लासिफाइड क्राइटेरिया है, ये इस पर ये बेस्ड है पीवीटीजी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 20, विच इंटरनेशनल डिक्लेरेशन सपोर्ट द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, तो है यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल यूएन ड्रिप 2007। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इधर आपसे ऑप्शन में डाल देंगे यूएन ड्रिप, या इसका पूछ सकते हैं आपकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर इधर आप नंबर वगैरह ईयर डाल देंगे ताकि उससे आप मैच द फॉलोइंग करा सकें। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अब इस क्वेश्चन से सिर्फ आपको यूएन ड्रिप ही याद नहीं रखना, ये क्या भी याद रखना, ये भी याद रखना कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन, ये तो याद रखना यूएन ड्रिप, साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट जो 2005 में हुआ था, फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल वो किस लिए हुआ है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कार्बन एमिशन से रिलेटेड है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आया था ओजोन के लिए, किसके लिए, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए। तो आपसे इस तरीके से मैच द फॉलोइंग भी ये ईयर के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इस तरीके से ये ईयर भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्राइब्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमने लीगल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं ट्राइब्स के लिए, वो क्या है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डायरेक्ट दैट एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरियाज और शैल अप्लाई विद मॉडिफिकेशन। वो क्या है, उसका काम है गवर्नर ऑफ स्टेट का। अगर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ बनाती है, वो किस पर लागू नहीं होता है, उन एरिया पर जो शेड्यूल एरिया है, स्पेसिफिकली शेड्यूल एरियाज जो हैं वहाँ पे अप्लाई कोई नहीं होगा तो वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होगा। इस चीज़ को कौन देखता है, हु हैज़ द पावर डायरेक्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का जो, क्योंकि फिर वही ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हु विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एरियाज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग एंड रूल्स रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ लैंड ट्रांसफर इन दिस एरिया। बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका, हमारे सामने सही आंसर इसका गवर्नर। ठीक है, आगे उसके बाद स्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ द शेड्यूल ग्रांट्स ट्राइबल कम्युनिटीज इन सर्टेन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अथॉरिटीज टू सेल्फ गवर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। उसने पूछा है क्या, नॉट पूछा है, क्या पूछा, नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी, जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ पर बनाई गई है, जो कि हमारा 6th शेड्यूल था, अभी हमने पीछे पढ़ा जो 6th शेड्यूल था वहां पर बनाई गई है ये अंडर 6th शेड्यूल। ठीक है, अब उसने पूछा है कि नॉट अ फंक्शन, तो इसमें क्या है, कंडक्टिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ऑब्वियसली देखो लैंड कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू करेंगे, ओके नो वरीज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल कस्टमरी लॉज, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये भी करेंगे, एडवाइजरी ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बनाई गई है। लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन तो हमारे पास है ना एक बॉडी स्पेसिफिकली काम जो करती है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद which constitutional body is responsible for monitoring and safeguarding the rights of scheduled tribes in India। अब कौन सी है, NCST। अब फिर मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूंगा, देखो मैं बार बार से सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आपको रट जाए, मतलब क्या है वो, कौन सा अमेंडमेंट है, 89th अमेंडमेंट है। कौन से ईयर में आया, 2003 में आया। ठीक, उसके बाद मैं आपसे पूछूं तो आर्टिकल कौन सा हुआ, 338, जो कि पहले कंबाइन चल रहा था SC और ST के लिए, लेकिन जब ST के लिए स्पेसिफिक अलग से आ गया तो फिर क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए इसके साथ हो गया ए से अमेंडमेंट मत याद रखना। ए का मतलब ये है कि ओरिजिनल नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस करके जो चीजें लाई गई ABC इस तरीके से चलती है, तो इसका क्या आर्टिकल होगा, 338। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ग्रांट करते हैं ओनरशिप राइट टू ट्राइबल्स ओवर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वही जो हमने पीछे पढ़ा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वाला। ठीक, उसके बाद जो हमारा सेक्शन 2 जिसमें बात करेंगे ट्राइबल पॉलिसीज डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, TSP। अब जो TSP है ये, इसमें ट्राइबल सब प्लान बनता है। ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटजी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। आपको पता है कि हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान आते रहे हैं, पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे देश के अंदर एक बॉडी थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, है ना, प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन जो है 1951 में सक्रिय हुआ। ठीक है, उसके बाद से हर 5-5 साल बाद ये योजनाएं आती रही, और उन 5 साल की योजना के अनुसार पूरे देश की जितनी भी वर्किंग थे वो सब उसके हिसाब से चलते रहे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के हिसाब से। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट जो हमारा प्लानिंग कमीशन आया है वो आया था 2017 में, और जो कि कौन सा था, 12th 5 ईयर प्लान था वो। ठीक है, 12वां था। और उसमें सवाल आपसे अगर ये बन सकता है किसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया, तो नीति आयोग जो आया है प्लानिंग
वुमेन कमीशन को रिप्लेस करके आया। नीति आयोग पर पहले भी विस्तार रूप से अपने एमसीक्यूज के जरिए मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने भूल गए हैं या कुछ नहीं देखा है तो आप वीडियोस को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको याद रखना। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान जो है स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस हुई थी ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान टीएसपी। ठीक है, ट्राइबल रिलेटेड से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। Which of the following is a key reason for ineffective implementation of Panchayat Act? तो वही all of the lack of awareness है ट्राइबल पॉपुलेशन में, obviously absence of clear guidance of ग्राम सभा decision making, resistance for local bureaucratic structure, all of the above। ठीक, उसके बाद पीवीटीजी particularly vulnerable tribal group जो है characterized by which of the following factors? ये सही है, जो हमने पिछली बात की वही सारे ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या जाएगा all of the above। फिर वन बंधु कल्याण योजना, अगेन वही आ गया। अब वन बंधु कल्याण योजना नॉट पूछा उसने अब की बार, है ना, क्या पूछा है, नॉट। तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर कर पाओगे, आपके सामने भी दिख रहा है कि यह है इसका सही आंसर, अर्बन माइग्रेशन इंसेंटिव्स। ठीक है, उसके बाद अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट नंबर, दैट इज मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद सीएसआर ट्राइबल डेवलपमेंट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 135 सीएसआर फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन शेड्यूल्ड एरिया। सब इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रमोशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। सीएसआर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ट्राइबल डेवलपमेंट विच व्हाट इज द रोल ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या रोल है? इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रोल है वो है टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट और इंप्रूविंग ट्राइबल लेवलीहुड। अब जियो टैगिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मॉनिटरिंग कर सकेंगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू सैटेलाइट मैपिंग। ठीक है, अब उसके बाद है CSRI मतलब सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन CSR रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ CSR इन्वेस्टमेंट ऑन कम्युनिटीज, उनमें ही होता है ये, क्योंकि सोशल जुड़ गया है वहाँ पर। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मोस्ट फ्रिक्वेंट एसोसिएटेड विद CSR इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, किसके बारे में? इन इंडिया कौन सी इंडस्ट्री है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड रहती है CSR इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल के लिए? तो वो है हमारी माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके के संसाधन मिनरल्स पाए जाते हैं तो उनको डिस्प्लेसमेंट करना और सब चीज़ें एक पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो करने में ये रहती है एक्टिव उस चीज़ों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राइबल रेजिस्टेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। हर एंगल से सवाल को समझना, इसलिए मैंने हर एंगल से क्वेश्चन डाला है। CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइबल में अलग डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग डाला है, लीगल प्रोविजन के हिसाब से अलग डाला है, कमीशन के हिसाब से अलग डाला है, एडवाइस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के गवर्नर के रोल क्या है, ये सब चीज़ें मैं अलग अलग एंगल से आपको पूरा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है आपका। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए, है ना। और आगे भी आपका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर रहेंगी और आप जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा मेजर रीजन फॉर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, ये भी होता है। माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, तो मतलब सही कारण है, ये सारे कारण हैं डिस्प्लेसमेंट के। अगला क्वेश्चन है विच सोशल मूवमेंट वाज लेड बाय ट्राइबल्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड देयर राइट्स इन ओडिशा एंड झारखंड। तो है डोंगरिया कौंड मूवमेंट। क्या है? डोंगरिया कौंड मूवमेंट। डोंगरिया कौंड मूवमेंट क्या है, किस रिलेटेड है? ये ट्राइबल प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड देयर राइट्स उड़ीसा और झारखंड। नर्मदा बचाओ आंदोलन एमपी से है। चिपको मूवमेंट आंदोलन कहाँ से है? हमारा उत्तराखंड से है। डोंगरिया कहाँ से? हमारा उड़ीसा और झारखंड से है। और तेलंगाना तो ऑब्वियसली तेलंगाना से ही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा, इसमें आप इसकी ईयर भी लिखें। अगर आप इसकी ईयर लिखेंगे तो अगर ये क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, इस तरीके से अगर सवाल बनते हैं तो आप वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अब इसकी ईयर कहाँ से लिखें, हर किसी को याद भी नहीं होगी। जैसे इसकी 1973, ठीक है, और 73। नर्मदा बचाओ किया गया 2015 के अराउंड समथिंग। उसके बाद तेलंगाना पीसेंट रिवोल्ट बहुत पहला का है, पुराना है। तो एक बार इनको जो है आप दो का मुझे याद है जो, तो इनके हिसाब से आप भी चाहे तो इनको गूगल कर लेना और इनकी जो डेट है स्पेसिफिकली वो देख लेना कौन सी है। द टर्म रिसोर्स कर्स किसका मतलब है? ऑफ द ट्राइबल गवर्नेंस रेफर्स टू, तो ट्राइबल गवर्नेंस हो या कोई और भी रेफरेंस हो, रिसोर्स कर्स का मतलब यही होता है कि क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन। जो भी अब रिसोर्सेज को निकालेंगे, जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे उन नेचुरल रिसोर्सेज को, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ट्राइबल पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं क्या? रिसोर्स कर्स, जो कि संसाधन आपके लिए कर्स बन रहे हैं। आदिवासी टर्म पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों है? क्योंकि इट इज द हाईलाइट्स द डिस्टिंक्शन, आइडेंटिटी एंड हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटी।
यानी बहुत पुराना, वासी यानी रहने वाला वहाँ का, तो पुराना टर्म है आदिवासी। तो ये क्या है, हाईलाइट्स करता है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी करता है, हिस्टोरिकल मार्जिनेशन ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटी के बारे में बात करता है। अ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016 वाज इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरी टू एड्रेस हिस्टोरिकल इंजस्टिस फेस्ड बाय ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी, इसलिए ये आया गया है ना, उसको एड्रेस करने के लिए। अब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझने की जरूरत है, इन चीज़ों को सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। ये आपके सामने है, फॉरेन सोशलिस्ट एसोसिएटेड विद कांसेप्ट ऑफ वर्सेहन। वर्सेहन से जो है उनका कौन है, मैक्स वेबर। कौन है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, एमिल डर्कheim के बारे में, अगस्त्य कॉम्ते के बारे में मैं अपनी वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सजेस्ट दैट, व्हाट सजेस्ट, इट सजेस्ट दैट ह्यूमन हिस्ट्री इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक फोर्सेस एंड क्लास स्ट्रगल। जो कार्ल मार्क्स का जो डिवीजन है या फिर हिस्ट्री पढ़ने का जो पूरा तरीका, वो इकोनॉमी पर बेस्ड है ओनली। लेकिन जब इनके उत्तरदायी कह सकते हैं, सक्सेसर कह सकते हैं, या इनके डिसिपल कह सकते हैं, जो है एंटोनियो ग्रैम्सी, जब उन्होंने आए तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर की बात की, वो था सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने बोला कि ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी, हम जो मीन्स ऑफ रिसोर्सेज हैं जिनके पास रहे हैं वही पावरफुल और ताकतवर रहे हैं, लेकिन वो खाली एकमात्र वो नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से पावर डायनेमिक्स है, जिसके वजह से हैव्स और हैव्स नॉट बटे हुए हैं। उसमें उन्होंने कल्चर के बारे में बताया, उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया कि ये भी बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं चीज़ों को डिफाइन करने में। उन्होंने एक टर्म भी कॉइन की थी जिनका नाम था हेजेमनी। तो सवाल में इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपसे सवाल बने तो आप वहाँ पे कर पाएंगे, है ना। द प्रिजन नोटबुक भी उनकी एक बुक है जिसके बिहाफ पर उनके बाद में पब्लिकेशंस वगैरह हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है द विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द एमिल डर्कheim कंसेप्ट एनोमी। एनोमी मतलब नॉर्मलेसनेस हो जाने के, नॉर्मी नहीं होना, द स्टेट ऑफ नॉर्मलेशन लीडिंग टू सोशल इंस्टेबिलिटी, यही है। अगस्त्य कॉम्ते का जो लॉ है, अब देखो ये बहुत अच्छा है, चाहे तो इसको लंबा भी कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन मैं लंबा नहीं बताना चाह रहा, थोड़ा ब्रीफ करूंगा। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। इन्होंने बोला है कि जो लॉ ऑफ चेंजेस है, जिस सोशल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आपके सब्जेक्ट में भी है, आपके सिलेबस में भी सोशल चेंज में अगस्त्य कॉम्ते कहते हैं कि जो सोशल चेंज होता है वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहला थियोलॉजिकल, जिसमें रिलीजियस चीजें ज्यादा रहेंगी, रिलीजियस फिलोसॉफी वगैरह वगैरह। मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि थोड़ा सा अब प्रैक्टिकलिटी की तरफ, दुनियादारी की तरफ, मार्केट की तरफ, इकोनॉमी की तरफ, और साथ ही साथ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ चलेंगी। फिर उसके बाद आ जाता है पॉजिटिव, जिसको बोला है साइंटिफिक स्टेज। अब यहाँ पर क्या, रैशनैलिटी, लॉजिक, यहाँ पर ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि अगस्त्य कॉम्ते ने कि सोशल चेंज की जो स्टेजेस हैं वो इस तरीके हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव, ठीक है। TMP इस तरीके से भी याद रख सकते हैं अगर एक सीक्वेंस बनाने के लिए आपसे बनता है तो। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, सोसाइटी इन्वॉल्व्स इन अ मैनर सिमिलर टू, किस तरीके का करती है वो, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि सोसाइटी इस तरीके से इवॉल्व हुई है लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है उसी तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हुई है। और यहाँ पर सिर्फ वही लोग सर्वाइव करेंगे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होंगे, जो कि हमारे डार्विन्स की जो थ्योरी है वो भी इसके बारे में बात करती है। अगर ये पूछे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया है, यहाँ ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर हो तो उसके सामने टिक कर देना, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में, जो कि है विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या, फंक्शनलिज्म है। फंक्शनलिज्म क्या है, देखो ये अलग अलग फॉर्म्स है, मैंने इसके बारे में अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उनको देख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। फंक्शनलिज्म कहती है कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी सब कुछ सोसाइटी के अंदर हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है और सोसाइटी को रन कराने के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है, तो इसलिए वो चल रही है। तो इस अप्रोच से जब सोसाइटी को देखते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म अप्रोच, ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रॉबर्ट मैर्टन, यहाँ से सब ये याद रखना, देखो नाम भूलते मत जाना, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस को समझो। ये रॉबर्ट मैर्टन मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन में कहीं ऑप्शन डाल के दिख जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहाँ से आ गया। तो इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात चल रही है तो रॉबर्ट मैर्टन इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट और लेटेंट, छुपे हुए भी और जो मैनिफेस्ट में दिख रहे हैं, की डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो मैनिफेस्ट आर इंटेंट आर रिकॉग्नाइज, जो रिकॉग्नाइज हो गए हैं उनको बोलते हैं मैनिफेस्ट, और लेटेंट का मतलब जो हिडन है और इंटेंडेड है वो क्या बोलते हैं उनको,
ये अनइंटेंडेड है, उनको बोलते हैं लेटेंट। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ ना, है ना। तो इसमें मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन दोनों है। उसके बाद जो हमारा ये आता है, कौन है इसके, रॉबर्ट मेल्टन, ये याद रखना, रॉबर्ट मेल्टन इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक। अब उसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल्स क्रिटिकल थ्योरी प्राइमरली क्रिटिक। फ्रैंकफर्ट का जो स्कूल्स की जो क्रिटिकल थ्योरी है वो प्राइमरली क्रिटिक किसी करते, डोमिनेंस ऑफ मास कल्चर एंड आइडियोलॉजी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसकी जो है क्रिटिक करती है। पोल पेरो बर्डियो कंसेप्ट ऑफ हैबिटस, ये अब देखें यहाँ से सवाल है, ये एक तो ये याद रखना जरूरी है, पेरे बॉर्डियो, और उसका टर्म जो है जो उन्होंने कॉइन किया हैबिटस। अभी किस हैबिटस का क्या मतलब है, इसका मतलब इनग्रेन्ड हैबिट्स, इनग्रेन्ड हैबिट्स स्किल डिस्पोजिशन शेप्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शेप हुई है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शेप हुई है, उनको क्या बोलते हैं, हैबिटस। और टर्म किसने कॉन्सेप्ट दिया, पेरे बोर्डियो ने, ठीक है। उसके बाद विच मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट वी लिव इन अ हाइपर रियलिटी वेयर मीडिया रिप्रेजेंट्स रिप्लेसेस रियलिटी, इसका है जीन जो जीन बाउड्रिलार्ड, है ना। तो ये है इसका, इसमें याद रखने का टर्म क्या क्या याद रखना, एक तो शब्द से याद रखना हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी वेयर द मीडिया रिप्रेजेंटेशंस रिप्लेस रियलिटी, ये किसने, जीन बाउड्रिलार्ड, ठीक। उसके बाद माइकल फूको अलग है, ये माइकल फूको जो बात करते हैं पावर एनालिसिस, पावर एनालिसिस की बात करते हैं, नॉलेज एंड पावर, है ना, माइको फूके। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट जो कंटेम्प्रेरी सोशल थ्योरीज हैं वो है पेनोप्टिसिज्म। अब पेनोप्टिसिज्म के किसके दाएगा, माइकल फूको की बात करते हैं हम, ठीक है। माइकल फूको के कंसेप्ट ऑफ पेनोप्टिसिज्म इज प्राइमरी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पावर एंड सर्विलांस इन मॉडर्न सोसाइटी, कि जिस तरीके का पावर और सर्विलेंस हो रहा है इन मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर, उसको क्या, उसको टर्म क्या दी है, पेनोप्टिसिज्म। सर्विलेंस इन मॉडर्न सोसाइटीज़ में जैसे कैमरे होते हैं, है ना, कैमरे हर जगह पर लगे हुए हैं और अलग अलग मीन से हमारे ऊपर जो नज़रें रखी जाती हैं उनको बोलते हैं सर्विलेंस। सर्विलेंस होना, तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ पावर एंड सर्विलेंस in a modern state, that is term the concept panopticism produced by related to माइकल फूके, है ना, माइकल फूको। तो माइकल फूको से पेनोप्टिसिज्म याद रखना है, और उसके बाद कहते हैं स्टडी की पावर स्टडी और सर्विलेंस इन मॉडर्न सोसाइटीज। अब आगे एंथनी गिडन्स जो कि स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की बात करते हैं, जो कि अटेम्प्ट्स टू ब्रिज गैप बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ सोशल एनालिसिस। जब हम सोशल एनालिसिस करते हैं तो उसमें माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, इस लेवल पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं सोशल एनालिसिस। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड, सोशल मैक्रो मतलब जो हमारे बड़े सोशल इंस्टीट्यूशन हैं उस स्तर पर हम सोशल एनालिसिस करते हैं एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंस देखते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या एंथनी गिडन्स ने थ्योरी दी है, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, जिसमें कि ब्रिज कर रहे हैं गैप किसके बीच में, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ सोशल एनालिसिस। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी की। इंटरसेक्शनैलिटी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। इंटरसेक्शनैलिटी में काफ़ी बार समझा चुका हूँ, जैसे कि रेस, जेंडर और क्लास सिर्फ एक ही पर्सन में देख लेना, ओवरलैपिंग, है ना। कोई इंडिविजुअल है ना, कोई लड़की है, फीमेल है, ठीक है, अब वो ब्लैक है ना, मान लो फॉर एग्जांपल, फिर उसके साथ क्या वो फीमेल भी हो गई, साथ ही साथ वो पिछड़े वर्ग से भी है, तो उसके साथ इंटरसेक्शनैलिटी हो गया ना, तीन तरीके से वो पिछड़ा हो गया, उसका पिछड़ापन हो गया, ठीक है। या उसका स्ट्रक्चर इस सोसाइटी का इस तरीके का है जो उसको पीछे रख रहा है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा है, उसको तीन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसको पार्स करने के लिए, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, द लार्ज स्केल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। नोट क्या पूछा है, नोट। लेकिन अब इसमें पूछा हमसे नोट है तो हमें क्या पता लग गया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, सोशल रोल एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, द यूज ऑफ सिंबल्स इन कम्युनिकेशन, द लार्ज स्केल, ये तो है ही नहीं। उसके बाद क्या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। ये तीन अगर ऑप्शन बनते हैं कहीं तो सोल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, लार्ज स्केल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये नहीं है, है ना। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्रिटिक में अगर हम बात करें तो इसमें है क्रिटिक्स द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जो भी हमारे, आपको पता है कि इंडिया भी कभी कॉलोनी रहा है ब्रिटिश की, तो उसका जो इम्पैक्ट रहा है हमारी सोसाइटी पे, इम्पैक्ट ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उसके स्टडीज़ को, तो उसको क्या बोल रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ क्रिटिक। पोस्ट कॉलोनियल, जो कॉलोनियल एरा के बाद जो भी जो कॉलोनी होने की वजह से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है उस सोसाइटी के ऊपर, उसको बोलते हैं द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोशल थ्योरीज इन सीएसआर एंड गवर्नेंस। अब देखो सीएसआर एंड गवर्नेंस में क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज की, है ना। विच सोशल थ्योरीज मोस्ट रिलेवेंट व्हेन एनालाइजिंग पावर रिलेशन बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड मार्जिनल कम्युनिटी इन सीएसआर एक्टिविटीज। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हैव्स और हैव्स नॉट्स के बीच में बटी हुई है, और जैसे हैव्स और हैव्स नॉट्स,
अब सोसाइटी इनमें बटी हुई थी। कार्ल मार्क्स का भी अगर कहना है तो उनका कहना था कि सारा बेनिफिट यही ले जा रहे हैं और सारा मेहनत इनका है। लेकिन अगर हम जैसे CSR जैसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की है हमने, इसमें 2% उनको अपना प्रॉफिट का खर्च करना होगा, तो इस सोसाइटी को किक बैक कर रही है ना। तो इसलिए क्या है, इसका सही आंसर है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। क्या है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो इसमें क्या था, कल्चरल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल भी और एक सोशल कैपिटल, दो अलग अलग टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल कैपिटल बाय पेरो बोर्दियू इज यूजफुल इन CSR बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड्स इम्पैक्ट एसेस टू अपॉर्चुनिटीज, एसेस द अपॉर्चुनिटीज। इसमें देखो एक टर्म है सोशल, एक होता है सोशल कैपिटल, है ना, सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल, एक है कल्चरल कैपिटल, है ना, कल्चरल कैपिटल। सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल में ये फर्क है। सोशल कैपिटल में जो हमारे बॉन्ड हैं, हमारे रिलेशन है क्या इंडिविजुअल्स से, जिसके माध्यम से हम अपने काम करते हैं, लेते हैं, करवाते हैं, उन सबको बोलते हैं सोशल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल उसको बोलते हैं कि जो हमारे कल्चर ने हमें बहुत सारी चीज़ सिखाई हैं, जो एजुकेशन है, हमारा सोशल बैकग्राउंड है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अपॉर्चुनिटीज़ पे, एसेस करने का इम्पैक्ट टू एसेस अपॉर्चुनिटीज़, उसको बोलते हैं कल्चरल कैपिटल। अब कॉन्सेप्ट तो हमारे समझ में आ गया दोनों, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल। बट थिंग इज, सवाल बन सकता है कि किसने दिया ये टर्म, तो कहेगा पेरो बोर्दियू। इसके पहले भी एक टर्म और आ चुका था, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। CSR प्रोजेक्ट दैट फोकस ऑन एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज थ्रू पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग अलाइन विद सोशल थ्योरी, पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बिल्कुल सही है, पार्टिसिपेशन की बात करें तो पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये, है ना। विच थ्योरेटिकल अप्रोच वुड बी बेस्ट एनालाइज हाउ CSR ब्रांडिंग अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। बिल्कुल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ हाउ डिजिटल सर्विलेंस इंपैक्ट एम्प्लॉयज इन कॉर्पोरेट सेटिंग कैन बी एक्सप्लेन द माइकल फूको कंसेप्ट ऑफ पेनोप्टिसिज्म। जो मैंने आपको बताया सीधा वही है माइकल फूको कंसेप्ट ऑफ पेनोप्टिसिज्म। जिसमें सर्विलेंस हो रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, रूम में कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे भी ऐसे लगे हैं कि माइक लगा हुआ है उसमें, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, तो आप इतना सर्विलेंस हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ है माइकल फूको कंसेप्ट ऑफ पेनोप्टिसिज्म। अब उसके बाद द बेसिक ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो नीति आयोग ने शुरू किया है, ये आपके सामने आ गया है ना। नीति आयोग ने ये शुरू किया है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 115 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 115 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ADP द फोकस ऑन रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मोस्ट बिल्कुल अंडर डेवलप्ड जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनको अडॉप्ट किया है इन्होंने ADP के अंतर्गत। अब इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 115 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद पूछा इन्होंने वेयर आर द की फोकस एरिया ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, GDP ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे लंबा सबसे चौड़ा यही है, इसमें सब कुछ कवर हो जा रहा है। तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इसका सही आंसर। अब इसके विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल मॉनिटरिंग है, बिल्कुल ऑब्वियसली नीति आयोग ही करेगी, ADP को मॉनिटरिंग करेगी, है ना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ ADP यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो है कौन है, इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी क्या है, यूनिक फीचर क्या है, यूज ऑफ रैंकिंग बेस्ड कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट, यानी उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपस में कंपटीशन कर दिया है। जो 115 डिस्ट्रिक्ट है उनमें आपस में कंपटीशन है, उनको रैंक दे रखी है ताकि वो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के लिए काम करें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, द कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन की डेवलपमेंट पैरामीटर्स। क्या, द की डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर, परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किस पर मेथोडोलॉजी यूज हो रही है, कॉम्प्लेक्स इंडेक्स बेस्ड ऑन की डेवलपमेंट पैरामीटर्स। अब ADP रिलाइज ऑन 3 टायर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, नॉट पूछा है। तो इसमें नीति आयोग है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां क्या करेगा, तो नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। अंडर द ADP डिस्ट्रिक्ट आर रैंक्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अक्रॉस प्री डिफाइंड की इंडिकेटर्स, है ना, प्री डिफाइंड की इंडिकेटर्स। आगे बढ़ते हैं। which of the following data sources is primarily used for real time monitoring, real time में क्या है, चैंपियन फॉर चेंज डैशबोर्ड। इसे रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए क्या है, चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड, इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए पोर्टल पे काम होता है ना। उसके बाद रोल ऑफ CSR एंड प्राइवेट सेक्टर इन ADP, ठीक है। अब देखते हैं, which of the following best describe the role of private sector in ADP, supporting development through corporate social responsibilities, बिल्कुल initiatives उसके द्वारा। how do companies contribute to aspirational districts through CSR funding, technology intervention, skill development and initiatives, which among the following sector is primarily target for CSR intervention, healthcare, education, livelihood and chance। फिर उसके बाद challenge and impact of assessment, इसमें weak administration capacity and poor baseline data in aspirational district, इसका challenge है। it helps in real time data tracking, geotagging,
ट्रैकिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट कौन करता है? टेक्नोलॉजी किसी ने प्ले करेगी रोल, इसमें करेगी ना, रियल टाइम डाटा ट्रैकिंग में, जियो टैगिंग में, इम्पैक्ट असेसमेंट में। इन परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इज मेजर्ड पीरियडिकली प्रोसेस द इंप्रूविंग इन सोशल इकोनॉमिक एंड इंडिकेटर्स over time. Which of the following best describe the philosophy behind ADP? फिलोसफी ये इंकरेज करना है कंपटीशन एमंग डिस्ट्रिक्ट टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा रैंकिंग, अब ये है सवाल, यहाँ से अगर सवाल बन जाता है कि डेल्टा रैंकिंग किस रिलेटेड है, तो डेल्टा रैंकिंग जो रिलेटेड है एडीपी से है, और इसका सही आंसर क्या है? मेजर अ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग इट्स सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब उसके बाद एडीपी लिंकेज करना है अदर गवर्नमेंट स्कीम के साथ। खाली एडीपी जितने भी हैं, जितने भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स को एक अंडर मतलब एक अम्ब्रेला के साथ लाते हुए सबको मर्ज करना, वो काम करना, कन्वर्जेंस का काम करना। जितने भी स्कीम्स चल रही हैं उन सभी स्कीम को यहाँ पर अच्छी तरीके से लागू कर देना, ताकि जो पिछड़ापन है उन डिस्ट्रिक्ट्स का वो भी आगे आ सके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम मोस्टली क्लोजली अलाइन विद द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एडीपी मनरेगा। कौन सी है? मनरेगा। ठीक है, मनरेगा के लिए आपके लिए सवाल है, कौन से ईयर में आया था, प्लीज एक बार बताइए। हाउ डज एडीपी अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs? इट एम्स टू एक्सेलरेट प्रोग्राम इन हेल्थ, एजुकेशन, लिवलीहुड इंडिकेटर्स इन डेवलपमेंट रीजन। इसमें रहेगा, इसका सही आंसर है। अब सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब आपके सब्जेक्ट के पार्ट हैं। तो इसमें नोट कोर फंक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है, तो है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल ऑब्वियसली यही है। बाकी इसका काम क्या है तो ये समझ में भी आ गया हमें। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम है, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फॉर्मल रिकग्निशन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो डिफाइंस इटसेल्फ एज ए वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इनके ऐसा वेल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो कि वेलफेयर करेगा लोगों का, जो कि डीपीएसपी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें अपना रोल निभाता है। डीपीएसपी का पार्ट कौन सा है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हमारे पास डीपीएसपी है, ये सब आप एक बार जरूर देख के जाइए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और डीपीएसपी में कौन से में मिला है, जो 44 है यूसीसी, उसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी जानते ही हैं। लेकिन एक लीगल एड भी है, वो कौन से में है, तो लीगल एड है वो 39A के बारे में। अगर बात करें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की, तो कौन सा है, आर्टिकल 48। ठीक है, अगर बात करें लिकर की, कि लिकर प्रोहिबिशन, ड्रग्स वगैरह पे रोकथाम करना है, तो वो कौन सा है हमारा 42। कौन सा हमारा 42। ठीक है, उस तरीके से अगर पूछे फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो कौन सा है हमारा आर्टिकल 40। ठीक, इस तरीके से डीपीएसपी के। और पूछे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उसका कौन सा आर्टिकल 50। कौन सा है, आर्टिकल 50। अगर पूछे प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज, जितने भी हैं हमारे उनको करना है, कंजर्व करना है, तो आर्टिकल 49। अगर पूछे कि इंटरनेशनल पीस जितने भी ट्रीटीज वगैरह हैं, तो कौन से आर्टिकल रिलेटेड है स्टेट के लिए, तो वो है आर्टिकल 50। ठीक, ये कुछ आर्टिकल मैंने बता दिए हैं, कुछ आर्टिकल आप खुद से एक बार देख लीजिए, कुछ सवाल बनने के चांसेस हैं, नोट्स में भी मेंशन किया मैंने। और अगर पूछे आपसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से के अंदर हैं, तो 43, देखो एक है 43A और एक है 43B। जो 43A है वो है मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल एरियाज, है ना, उसमें पार्टिसिपेशन होना। बी जो है बात करता है कोऑपरेटिव्स की। ठीक है, तो 43B बात करता है कोऑपरेटिव्स की। ठीक, ये डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल हैं, आप इसको जरूर याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली फोकस ऑन सर्विस डिलीवरी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव के लिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। मेजर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये बहुत जरूरी, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। NSAP यानी कि असिस्टेंट प्रोग्राम, असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें हेल्प की जाती है, असिस्टेंस है ना, असिस्टेंट। तो NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करता है क्या, इसमें क्या करता है, पेंशन प्रोवाइड करते हैं ये, जैसे कि सीनियर सिटीजन को, विडो को, पर्सन विद डिफरेंटली एबल या पर्सन विद डिसेबिलिटीज को क्या करते हैं, ये पेंशंस जो है, पेंशंस का इसी विभाग ये प्रोग्राम में आते हैं, पेंशन के सभी काम। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम एम्स एट यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ केयर कवरेज इन इंडिया। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। आयुष्मान भारत, जिसमें कि आपके जो आपके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना। ठीक, अब 70 साल से ऊपर वालों का भी बना दिया है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। अब उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल DDU-GKY एसोसिएटेड विद, अब ये है रूरल स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे इसमें मैं RCT भी बोल देते हैं इसको, क्या वो RCT भी बोल देते हैं, RCT। यहाँ पर क्या है, RCT भी चलता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्रोग्राम है। इसमें मैं यहाँ पर खुद भी विजिट किया है मैंने, और वहाँ पर मैंने पाया कि वोकेशनल ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पर महिलाओं की, और बॉयज़ की भी कराते हैं, लड़कियों की भी कराते हैं, लड़कों की भी कराते हैं। सब्जेक्ट उनके डिफाइंड हैं, अलग अलग हैं, और सबका ड्यूरेशन अलग अलग है, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही उनको लिंकेज भी करने की कोशिश करते हैं उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, उनको मार्केट से भी लिंक करने का भी काम करते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर काम होता है ये। ठीक है, उसके बाद मनरेगा, बहुत अच्छा सवाल है, जो कई बार आपसे बात कर चुके हैं। 100 डेज है, बढ़ने की बजाय जो हाउ मेनी डेज आर वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ये पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड, 100 दिन का काम देना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ICDS की प्राइमरी फोकस किस पर करेगी, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड। अब इसमें अगर वो पूछे कि प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं क्या खाना, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या इसमें हम लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं कि हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये भी सभी आपके आंसर रहेंगे, है ना। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, क्या पूछा, नॉट PM आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। मतलब मैं इसके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे भी यहाँ पर ये सब विजिट करने का मौका मिला, इस स्कीम को अच्छे से जानने का मौका मिला। मैंने खुद फिजिकली वेरीफाई किए हैं कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर मिले हैं, वो मैंने खुद से जाके भी देखे हैं गाँव में जाके कि बने हैं, किस प्रकार बने हैं, कितनी लागत आई है उनमें, किस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंस्टॉलमेंट कैसे आता है, जियो टैगिंग किस तरीके से होती है, फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, सर्वे कैसे होता है। मतलब बहुत पूरा स्कीम को मैंने अच्छे से समझा है, जानने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन का। और अब मैं इस पर बात करता हूँ, अब इन्हें सवाल पर वापस आ जाते हैं। देखिए, प्रमोटिंग रेंटल हाउसिंग इन अर्बन, बिल्कुल नहीं है ना, नॉट हो जाए। प्रमोट कैसे करेंगे रेंटल हाउसिंग इन अर्बन, ये हम बात झील जुड़ गया ना, यहाँ पर ग्रामीण आ गया, तो अभी तो अर्बन तो वैसे सब कुछ आउट हो गया। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हाउसिंग फॉर रूरल पुअर, बिल्कुल ये प्रोवाइड करते हैं। इंस्टॉलमेंट होती है 1 2 3 4 4 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, जितने जितना आपका घर बनता चला जाता है उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट आती रहती है, और टाइम टू टाइम उसके फोटो अपलोड होते हैं पोर्टल पर। ठीक है, इंश्योरिंग पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज, बिल्कुल ये भी सही है। प्रमोटिंग रेंटल, बिल्कुल नहीं है। रिड्यूसिंग होमलेसनेस इन रूरल इंडिया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टेट सोशल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब सोशल प्रोटेक्शन इंक्लूड्स, क्या करता है सोशल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल वल्नरेबिलिटीज। मिड डे मील, प्राइमरी एम क्या, इंप्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज स्कूल एनवायरमेंट रिलेट्स। NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लॉन्च टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल इंडिया। अब सवाल आपसे मैं बताता हूँ नया, ये कब आया था, NHRM कब आया था। अरे मैंने आंसर ही लिख दिया, मतलब सवाल ये पूछना था मुझे कि NHRM कब आया था, और मैंने आंसर ही लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका इंप्रूव क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ इंप्रूव करनी है हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल इंडिया। आशा वर्कर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं इसमें, और आंगनबाड़ी वर्कर ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी PPP एंड CSR रूरल डेवलपमेंट में देख लेते हैं। कंबाइनिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज विद प्राइवेट एक्सपर्टीज फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल सही है। अब उसने पूछ रहा है कि CSR 2% अलाउ करते, मैं कितनी बार बता चुका, तो इसलिए ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे इसमें ना। तो शेड्यूल 7 किसके बारे में बात करता है कि कौन कौन से एरिया पर खर्च कर सकते हैं एक्टिविटीज, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है PPP इंक्लूडिंग रूरल इंडिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस पर तो मैं ऑब्वियसली काम ही कर रहा हूँ यहाँ पर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके बारे में तो बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, SHG, VO, CLF मीटिंग, बहुत सारा कुछ इसमें बताने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो एग्जाम्पल नहीं है PPP का। अक्षय पत्र फाउंडेशन मिड डे मील पार्टनरशिप, ये ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी सब गवर्नमेंट के स्पेसिफिकली हैं, गवर्नमेंट खुद से प्रोजेक्ट कर इनको चला रही है। लेकिन अक्षय पत्र फाउंडेशन का जो मिड डे मील पार्टनरशिप है, ये है हमारा PPP मॉडल का रूरल लाइवलीहुड के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे CSR एंड टेक्नोलॉजी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हाउ डज टेक्नोलॉजी इनहांस CSR इनिशिएटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट पे ये किस तरीके से एनेबलिंग करती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। जियो टैगिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ, जियो टैगिंग भी बेनिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी सिलेक्शन एंड फ्रॉड डिटेक्शन कर सकती है, डुप्लीकेशन को चेक कर सकती है। अब देखो सोशल वर्क एज ए मेथड, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि सोशल वर्क के कई मेथड हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में जो हमारा मेथड है वो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क, है ना। अब इसमें पूछा है कि हु डिफाइन द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस, ये सवाल बन सकता है, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विस। यानी कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि
प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? सोशल पॉलिसीज को ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विस। ऑब्वियसली बिल्कुल बात, जो आपने सोशल पॉलिसी बनाई है उसको आप सोशल सर्विस के रूप में एग्जीक्यूट करने का नाम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो किसने बोला? ये पीडी कुलकर्णी। किसने बोला है? पीडी कुलकर्णी। ये सब नाम बहुत प्रोमिनेंट हैं, इनमें सवाल बने, अभी बताता हूँ एक एक सवाल इनसे। फ्रेडलैंडर से, ट्रैकर से और रिचर्ड टिटमस से इस सबसे सवाल बनते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें क्या इसके बारे में ध्यान देना। अभी किसके बारे में? पीडी कुलकर्णी। ठीक है, उसके बाद है नॉट अ करेक्टरिस्टिक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं, ये नहीं है ना। तो कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद सर्विस डिलीवरी एंड सोशल वर्क मैनेजमेंट। क्या? सर्विस डिलीवरी करनी है, सोशल वर्क मैनेजमेंट करना है। अ टर्म सोशल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये आ गया सवाल, क्या आ गया? ये आ गया सवाल। अब ये किसने दिया था? ये रिचर्ड टिटमस, जिसने पीछे हमने इसके बारे में नाम पढ़ा। मैरी रिचमंड, काफी बड़ा नाम है सोशल केस वर्क में, इनकी बुक भी है सोशल डायग्नोसिस, अलग अलग बुक है इनकी, अभी शायद आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दूं। जैन एडम्स, हल हाउस से रिलेटेड इनका नाम जुड़ता है काफ़ी, है ना। उसका रिचर्ड टिटमस, इन्होंने सोशल एडमिनिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने, रिचर्ड टिटमस ने, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सोशल सर्विसेज? तो लियोनार्ड डी वाइट। क्या? लियोनार्ड डी वाइट, इन्होंने बोला है कि थिंकर जो है एम्फसाइज करते हैं रोल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सोशल सर्विसेज। क्या नाम है इनका? लियोनार्ड डी वाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो ऑप्शन भी आप ऑटोमेटिक काट सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड नहीं है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, इनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, तो ये सब नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर भी ऐसे भी आप एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, लियोनार्ड डी वाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं, मेजर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब ये सवाल है आपसे, है ना। अब यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो इसके लिए बड़ा ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि सवाल बनते हैं 5 ईयर प्लान से भी। तो द फर्स्ट ऑफिशियल सोशल वेलफेयर पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर? फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मैंने पीछे आपको बताया ही था, तो इससे ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट तो 1991 से 1956 तक रहेगी ना, 5 वर्षीय है तो 5 साल तभी तो पूरे होंगे, तो 1951 टू 56। अब उसमें बहुत बात कर रहे हैं एसएचजी, जैसे कि मैं अभी बताया, मैंने पीछे ही आपको बताया था, नारालम के सामने एसएचजी लिख के बताया था। तो यहाँ पर आगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन काम करता है एसएचजी पर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है नारालम, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, है ना। अब इंटीग्रेटेड आईसीडीएस लॉन्च कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि आई थी 2016 में, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 गारंटीज व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। तो इसमें 75 रूरल के लिए था, 50% अर्बन के लिए था। अब सोशल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाज पास इन विच ईयर? 2008। क्या है? 2008, जिसमें कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जो कि 2008 में क्या पास हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम? सोशल प्रोटेक्शन, यूबीआई सोशल प्रोटेक्शन का है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डीबीटी भी बोलते हैं जिसको, है ना, डीबीटी, ताकि सही लोगों तक चीज़ें पहुंच जाए, ये भी है। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर कॉर्पोरेट्स के लिए सोशल प्रोटेक्शन वाले है ही नहीं, तो नोट में यही हमारा सही आंसर होते जा रहा है। एम्प्लॉय बेस्ड सोशल भी सही है, तो सही आंसर क्या हमारा? सी। इसमें नोट के पूछे ना, नोट फीचर, तो ये फीचर नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY प्राइमरली बेनिफिट किसको करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। बीमा किसका करके? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो होता ही है, लार्ज कॉर्पोरेशन इन फॉर इन्वेस्टर्स का नहीं होना है ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसका होना है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का करना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। उसके बाद ADP लॉन्च बाय नीति आयोग फोकस ऑन, यहाँ पर गलत हो गया, ये 115 है, ठीक है, 115 डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद है PPP एंड CSR, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ PPP एंड इनिशिएटिव? फूड PPP, देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो है PPP का मॉडल है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तो हमने लगाई है, लेकिन इसमें जो कंपनी है, जो इसमें जो एजेंसीज हैं जो इनरोल हुई हैं, वो प्राइवेट हैं, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, पीछे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटीज मिशन, इसमें प्राइवेट काम करेंगे। उसके बाद अक्षय पत्र मिड डे मील, जो हमने पीछे बात की, वो भी प्राइवेट PPP का मॉडल है। तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो किसका है? PPP का
हिस्सा नहीं है, और बाकी सभी पीपीपी के हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सीएसआर इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो वेलफेयर कैपिटलिज्म। क्या वेलफेयर कैपिटलिज्म, कितना अच्छा टर्म है, वेलफेयर भी है कैपिटलिज्म भी है, सब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच इज हु इज द प्राइमरी प्रोपोनेंट ऑफ स्टेक होल्डर थ्योरी इन सीएसआर। तो एडवर्ड फ्रीमैन जो प्रोपाउंडर है, प्रोपोनेंट है स्टेक होल्डर थ्योरी। किसके बारे में बात करते हैं, स्टेक होल्डर, जो भी इसमें स्टेक होल्डर है उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी में एडवर्ड फ्रीमैन। एक चीज और बता दूं, कहीं पर अगर बेनिफिशियरी लिखा है, अब बेनिफिशियरी की जगह पर अगर कहीं पे लिख रहा है ना प्राइमरी स्टेक होल्डर, तो आप समझ जाना बेनिफिशियरी की ही बात चल रही है वहां पर। ठीक है, तो एडवर्ड फ्रीमैन किसके हैं, स्टेक होल्डर थ्योरी के सीएसआर में। ठीक, उसके बाद है सेक्शन 135, कंपनी एक्ट मैंडेट करता है कंपनीज विद नेट प्रॉफिट ऑफ मोर देन 5 करोड़। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीएसआर इन रूरल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग रूरल, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद थिंकर एंड थ्योरीज इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखो वही आगे मैंने केस वर्क के बारे में बताया था, मैरी रिचमंड, काफी बड़ा नाम है इसमें, तो मैरी रिचमंड importance of social case work in social administration, बिल्कुल who proposed the bureaucratic model of administration influence the social welfare, मैक्स वेबर ने बहुत ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी मोस्टली अगर कोई सवाल कहीं से बनता है तो उसका आंसर अगर ऑप्शन में दिख रहा है मैक्स, तो कहीं ना कहीं मैक्स वेबर ही उसके आंसर सही होंगे। देखो एंटोनी ग्राम्सी की मैंने बात की है, फूको की बात की, इसकी बात की, और कार्ल मार्क्स की, सभी की ऑलमोस्ट हम बात कर चुके हैं। उसके बाद कैपेबिलिटी अप्रोच, ऑब्वियसली सीधा चला जाओ और अमर्त्य सेन पर आंसर लगा दो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क पीआरआई, इसमें के अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, बार बार हमारे ये याद आ रहा है ताकि आपके भी रिवीजन हो जाए। ठीक, उसके बाद अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीआरआई, शेड्यूल 11, जो शेड्यूल 11 है, और शेड्यूल 12 किसका है, शेड्यूल 12 है आपका यूएलबी का, अर्बन यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज का, और 11th का इसका है पीआरआई का। ठीक है, और जो आपका पीसा एक्ट है वो भी शेड्यूल 11 के अंदर ही आता है, शेड्यूल उसमें आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, है ना। उसके बाद पूछा है कि इलेक्शन कब होंगे, 5 साल में ऑब्वियसली। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व पंचायत बिफोर इट्स टेन्योर, गवर्नर कर सकता है, उसका टेन्योर पूरा होने से पहले पंचायत को डिसॉल्व कर सकता है। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएससी टू स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, ये 243 आई जो बात करता है, आई है ना, आई फॉर इनकम मान लो, आई से इनकम याद रखना, अगर ऐसे ABCD आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आई फॉर इनकम यानी पंचायत राज के लिए अगर कोई इनकम या फिर कोई उनको पैसा भेजता है तो उस किसी योजना के अंतर्गत, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, मैं विजिट किया था काफ़ी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देखा था, तो उनके पास प्रॉपर अलग अलग जैसे फाइनेंस कमीशन होते हैं, फाइनेंस कमीशन से जो उनको पैसा मिलता है उसके लिए भी पर्टिकुलर किसी ग्रांट मिलते हैं, उनको पर्टिकुलर किसी स्कीम के लिए मिलते हैं, वेलफेयर के लिए मिलते हैं वो पैसा, तो वो सब मेंशन करना होता है उसमें, रजिस्टर्स वगैरह में उनके रहता है। तो हमारा जो SFC है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो है आर्टिकल 243 आई से इनकम याद रख लेना, जो कि PRI के लिए है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन इसलिए ताकि स्टेट से जो पैसा है वो कहाँ तक पहुँचा सके, वो ग्राम पंचायत तक पहुँचा सके, और फाइनेंस कमीशन किस लिए, ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा स्टेट तक पहुँचा सके। ठीक है, इस तरीके से याद रखना होता है चीज़ों को। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ PRI। जिला परिषद हाईएस्ट लेवल में जिला परिषद है, जिला पंचायत जैसे हम भी यहाँ पर जिला पंचायत में रहते हैं, तो जिला परिषद इसमें है, जो ग्राम सभा सबसे नीचे है, फिर ब्लॉक है, ग्राम, फिर ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके बाद जिला परिषद, इस तरीके से इसकी हायरार्की रहेगी, है ना। उसके बाद है ग्राम सभा कंसिस्ट, वही ऑल रजिस्टर्ड वोटर, जो मैंने पिछले बार भी बताया था आपको। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ग्राम पंचायत सरपंच रहता है, और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP है, बहुत अच्छा। एक और प्लान है VPRP, इस पर मैं खुद से पर्टिकुलर काम किया हूँ मैं, VPRP विलेज प्रोस्पेरिटी रेजिलेंस प्लान। VPRP में क्या एंटाइटलमेंट होता है, यानी हकदारी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में होता है लेवलीहुड। इसमें क्या होता है कि दोनों में हमें ये योजना बनती है इसमें पूरी प्रॉपर कि कौन कौन सी स्कीम किस किस को मिल रही है, और फिर उसके बाद इसमें यह है लेवलीहुड में कि कौन कौन क्या क्या आजीविका गतिविधि कर रहा है। फिर उसके बाद बनता है SDP सोशल डेवलपमेंट प्लान, फिर PGSRD पूरा अलग से बनता है, ताकि वो सारा कंपाइल होकर फिर हो जाता है GPDP पे, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं इन चीज़ों में एंगेज रहता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये तो एटलीस्ट याद रह जाए GPDP, है ना। विच इज़ नॉट द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ PRI, फंक्शन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन, ऑब्वियसली नहीं है ना, तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ग्राम पंचायत इज इनकम टैक्स, इनकम लैंड रेवेन्यू,
एंड प्रॉपर्टी टैक्स एंड ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट। बिल्कुल यही है, मोस्टली तो यही है, इनकम टैक्स कुछ खास नहीं है, रिवेन्यू टैक्स कुछ खास नहीं है, प्राइमरी सोर्स हुई है जो स्टेट से मिल जाए। विच इज द रोल ऑफ द स्टेट फाइनेंसिंग रिलेटेड टू पीआरआई, इट रिकमेंड्स फाइनेंशियल रिजोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट टू, जो मैंने आपको बताया पहले ही। उसके बाद है फॉलोइंग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू फंडिंग टू पीआरआई, फाइनेंस कमीशन फॉर ग्रांट्स ऑफ पीआरआई, है ना। उसके बाद है विच कमेटी रिकमेंडेड दैट ग्राम पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, गडगिल। क्या गडगिल कमेटी, गडगिल कमेटी ने बोला है। देखो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय, अशोक मेहता या फिर दोबारा मेहता कमेटी हो गया, और गडगिल कमेटी। ये जो है 3 टायर 2 टायर, इन्होंने 3 टायर की बात की है, 2 टायर की बात की है। फिर उसके बाद जो है गडगिल कमेटी ने किया था कि ग्राम पंचायत शुड बी मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनके पास पैसा की कमी बहुत रहती है, सिर्फ अनुदान पे ही चीज़ें चलती हैं इनकी, जो कि स्टेट से मिल जाता है, किसी और फाइनेंस कमीशन की किसी पर्टिकुलर एड से मिल जाए तो मिल जाता है, अदरवाइज इनके पास ग्रांट की बहुत कमी रहती है। गाँव के अंदर ना टैक्स कलेक्शन हो पाता है ज़्यादा, और ना ही वो उसका कुछ ना ज़्यादा हो पाता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए गडगिल कमेटी ने क्या बोला, इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनके पास होनी चाहिए। अब रिपोर्ट्स और कमेटीज़ की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बलवंत राय कमेटी, जैसे मैंने बोला आपको, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की इन्होंने, और सबसे पहले यही बनी थी, है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिक्रिएट 2 टायर, 2 टायर की बात जो आती है इंस्टीट्यूट ऑफ 3 टायर, वो है अशोक मेहता कमेटी, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, है ना। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ ग्राम सभा वाज गिवन इन इंपॉर्टेंस इन द कमेटी रिपोर्ट एल.एम. सिंघवी। क्या एल.एम. सिंघवी को किससे याद रखोगे? एल.एम. सिंघवी को आप याद रखोगे कि उन्होंने बात की थी कि ग्राम सभा इम्पोर्टेंट है ना। ग्राम सभा इम्पोर्टेंट है। ग्राम सभा किसको बोलते हैं? 18+ जितने भी आपके वोटर हैं, 18+ जितने भी आपके 18+ रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो सब ग्राम सभा का पार्ट हैं, है ना। ग्राम सभा का पार्ट है, ठीक। उसके बाद एल.एम. सिंघवी ने इनको बोला। उसके पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, विच फ्लैगशिप और रूरल डेवलपमेंट स्कीम मैंडेट्स सोशल ऑडिट बाई ग्राम। बिल्कुल मनरेगा, ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो मनरेगा है, क्योंकि वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के काम करती है, तो उस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो है सोशल ऑडिट कराते हैं उनका, है ना। उसके बीच पर्पज ऑफ द राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का है स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पीआरआई टर्म कन्वर्जेंस। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक शब्द बोला था कन्वर्जेंस, आपको याद भी आ रहा होगा शायद। इन इंटीग्रेटिंग डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट स्कीम फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन, एक जगह पर लाना, उनको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। अब उसके बाद करते हैं हम फिनेंस ऑटोनॉमी ऑफ पीआरआई की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी बताया है। ग्राम सभा ऑफ रामपुर फेस डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स व्हाइल द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड एडिशनल ग्रांट्स दैट फंड्स वर डिलेड। द ग्राम पंचायत then decided to generate revenue through local taxation and user charges. However, resistance from village resistance and villager posed another challenge. बिल्कुल obviously, which is the primary source of fund for PRI apart from state, तो लोकल टैक्सेस एंड यूजर्स के द्वारा ही मिलता है। CSR का वो डायरेक्ट नहीं है, FDI भी नहीं आती है ना। तो ये इसका जो क्या है, ये है लोकल टैक्सेस एंड यूजर चार्जेस। उसके बाद हमारा है आर्टिकल पूछ लिया, फिर वही आ गया आर्टिकल, बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा कि आपको याद हो गया होगा भी 243I, यानी कि हमें स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है ना। उसके बाद इफ द ग्राम पंचायत वांट्स टू इम्पोज न्यू टैक्सेस विच गवर्निंग बॉडी मस्ट अप्रूव, तो ग्राम सभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ग्राम सभा से अप्रूवल के बिना आप वहाँ पर टैक्स उनसे नहीं लगा सकते, है ना। ग्राम विशेषली मोस्टली तो 4 ग्राम सभा करना स्टेट ईयर में मैंडेटरी है, लेकिन उसके अलावा भी स्पेशल ग्राम सभा भी बुलाई जा सकती हैं एज पर द नीड, है ना। उसके बाद एक और लीडरशिप इन पीआरआई, मीना देवी elected as सरपंच under the women reservation quota faced opposition from male members of panchayat who tried to influence her decision despite she implemented sanitation and livelihood project using 14th finance commission grant and mobilized SHG groups, है ना। which constitutional amendment mandates reservation for women in PRI? कौन सा है? ये भी आपको बहुत बार बता चुके हैं, 73rd है ना, वही सब उसमें आया है। और कितना परसेंट है? 33% है। वे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम सपोर्ट्स वुमेन पार्टिसिपेशन पीआरआई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। अब अजर्सन और रीजन के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, है ना। अजर्सन और रीजन में कुछ सवाल जो आपसे बन रहे हैं। एक सेकंड पहले पानी ले लूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। रमजान चल रहे हैं तो थोड़ा प्यास कभी बहुत जल्दी लग जा रही है। अभी इफ्तार का टाइम पर बाद ही पानी पी रहा हूँ बस। हाँ, सवाल बन सकते हैं असर्सन और रीजन में भी, प्रैक्टिस करके जाओ। बनते हैं वेल एंड गुड, नहीं बनते हैं तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। ग्राम सभा इज कॉर्नर स्टोन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। असर्सन है, रीजन क्या है? ग्राम सभा कंप्राइजेस ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत, क्या सही है?
ऑल इसमें पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ग्राम सभा कंप्राइजेस ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत, बिल्कुल नहीं। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका सही आंसर ये हो गया। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पीआरआई, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स पीआरआई इलेक्शन, बिल्कुल सही है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ऑटोनोमस बॉडी क्रिएटेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये देखो गलत है। इसका क्या है, ये जो है एक्ट नहीं है, ये एक्ट के थ्रू आ रहा नहीं आया है, ये एक पर्टिकुलर लॉ है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसका पर्टिकुलर एक सेक्शन है, उस पर जाके आर्टिकल है जिस पे ये बनता है। तो उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 243K, है ना, 243K। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। उसके बाद अब इससे दो चीज़ याद आ गई हमें। तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट अगर पूछे तो 1951 है, अगर स्टैब्लिशमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 243 पूछे तो क्या है 243K, वह है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब उसके बाद अजर्सन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कौन से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्ले अ की रोल इन रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्कीम्स लाइक मनरेगा एंड प्रधानमंत्री आवास, बिल्कुल सही है। अब लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड्स ऑल ग्राम पंचायत विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखो एट इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि मनरेगा में फंड्स ट्रांसफर थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली टू ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो मैंने बताई थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेटिंग प्लान्स फ्रॉम पीआरआई, अदर्शन है ये, ठीक है। अदर्शन ने रीजन क्या दिया इसका, डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज पर द 74th नहीं 73rd होगा। डीपीसी इज मैंडेट आर्टिकल 243 जेड डी से याद रखना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट यानी जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड इट्स यूजुअली चेयर्ड बाय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं है, ये कौन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो उसको चेयर करते हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको चेयर करता है, ठीक है। इसका आर्टिकल ये है अजर्शनल रीजन में। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ जो है यहाँ पर डाला है पर्टिकुलर, यहाँ पर ए लार्ज कोल माइनिंग कंपनी डिसाइड टू अंडरटेक अ CSR प्रोजेक्ट इन ट्राइबल रीजन। अगर आपने वीडियो मेरे तीनों चारों पार्ट पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो आपने पढ़े हैं तो आंसर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे इनका आंसर देना। A large coal mining company decided to undertake CSR project in a tribal region. The company allocates 2% of its average net profit for the last 3 years, consecutive last 3 years, है ना। It partners with an NGO for project execution but faces challenges in stakeholders engagement and monitoring impact. That is the question number 1 आ गया यहाँ से। As per the Company Act 2013, which companies are required to comply with CSR provisions under Section 135? Company with an annual turnover 500 crores or more, ये 1000 crores नेट प्रॉफिट आप नेट आपका हो, नेट वर्थ आपकी 500 crores हो या 1000 crores का टर्नओवर हो। In the above case, what is the primary section of company must undertake CSR activity? CSR is legally mandated for eligible companies under the Company Act 2013. Which committee with a company is responsible CSR planning and oversight? CSR committee होगी वो तो obviously। अब यहाँ आते हैं assertion और reason। CSR funds can be used to fund political parties, बिल्कुल गलत। Schedule 7 of the companies allow CSR spending on political contributions। दोनों देखो, पॉलिटिकल स्पेंडिंग अलाउ करता है कहीं कहीं पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, लेकिन एक्सेस डायरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो फंड्स कैन नॉट यूज फॉर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन एज रीजन दे रखा है उन्होंने, तो गलत है, दोनों ही गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ऑल्सो फॉल्स, बट नॉट इन द केस ऑल एब्सोल्यूट ट्रू नहीं है ये, ठीक है। CSR स्पेंडिंग मस्ट बी रिपोर्टेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट एनुअली, ये सही है जैसे ने। मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स मैंडेट करती है CSR रिपोर्टिंग फ्रॉम CR2, तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ESG की, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटल सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ESG। A coal mining company face scrutiny for environmental damage. Investors demand ESG compliance, urging the company to adopt sustainable mining practices and carbon offset measures. Okay, the company sets a goal to reduce its carbon footprint by 30% in 5 years through technology and afforestation project. अब इसमें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ESG स्टैंड सोशली प्राइमरी फोकस वर्कप्लेस सेफ्टी की बात करें, लेबर राइट्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करेंगे। और इसमें ग्लोबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन कॉमनली यूज्ड इन ESG वो है GRI का, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ग्रीन वॉशिंग मीन का क्या मतलब है, कंपनी फॉल्सली क्लेमिंग टू बी इन्वायरमेंटली फ्री। ग्रीन वॉशिंग जैसे आप इसको कैसे देखो, जैसे ब्रेन वॉश कर देना किसी को, कि गलत चीज़ों को भी सही बता देना, सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देना, ब्रेन वॉश कह देना, है ना। इसको बोलते हैं कंपनी फॉल्स, ग्रीन वॉशिंग का मतलब कंपनी फॉल्सली क्लेम कर देती है कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है ना, तो इस तरीके उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। अब इसमें SIA
State government plans to build a highway through an ecological sensitive area. Before starting, they conduct a SIA, social impact assessment, to evaluate the impact of tribal community and local biodiversity. As per the fair and वो जो लार के बारे में हमने बात की थी, राइट टू फेयर एंड कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट के बारे में जो हमने बात की थी, SIA मैंडेटरी कब होगा? SIA मैंडेटरी होगा if सीधा आंसर फॉर ऑल लैंड्स एंड एक्विजिशन एक्सेप्ट दोज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। हर एक के लिए SIA होना ज़रूरी है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना ज़रूरी है, SIA होना ज़रूरी है, एक्सेप्ट द नेशनल, अगर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नहीं ले रहे हैं कोई ज़मीन तो फिर आपको SIA करना ही पड़ेगा, जिसमें कि 70% गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, 80% प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग SIA? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप होगा जो गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कुछ सवाल वही जो आपके सामने मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। टू कंपेयर द फाइनेंस कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट एनालिसिस वर्ड डिस्काउंटिंग रेफर एडजस्टिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू प्रेजेंट वैल्यू, यानी फ्यूचर में जो होगा एडजस्ट कर रहे हैं उस कॉस्ट को, लेकिन बेनिफिट करना भी प्रेजेंट को, ठीक है, उसको बोला डिस्काउंटिंग। पॉलिसी एनालिसिस, which policy analysis focus on incremental and step by step policy changes rather than radical shifts। incremental approach जो है, incremental का मतलब भी gradually होता है, gradually स्लो तरीके से। the principal agent problem in policy implementation arises when, जब arise होता है जब agent officially act in their own interest rather than in line with policy goals। इसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं principal agent problem, ठीक है। अब CSR में उसने पूछा फादर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज वर्क डिफाइनिंग CSR इन अ सिस्टमैटिक वे, उसका नाम है हॉवर्ड बोवन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड बुक इस्तेमाल किया था एक बुक में। ही रोड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में 1953, ठीक है। उसके बाद CSR मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 टायर फ्रेमवर्क। हाँ, ये कैरोल्स क्या है, ये रहा कैरोल पिरामिड है, जिसमें इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और फिलंथ्रोफी। इन्होंने फिलंथ्रोफी को सबसे टॉप पे रखा, फिर उसको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने फिलोसफी को रखा, फिलंथ्रोपिक, फिर उसके बाद उन्होंने बोला एथिकल, फिर उसके बाद बोला इन्होंने लीगल, फिर उसके बाद बोला इकोनॉमिक। इस तरीके से इन्होंने ये पिरामिड बनाया और उसको बोलते हैं कैरोल्स पिरामिड, है ना, कैरोल्स पिरामिड, डेवलप्ड बाय आर्कीबी कैरोल, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू CSV एडवांस फ्रॉम द CSR वाज प्रपोज्ड बाय माइकल पोर्टर एंड मार्क क्रेमर। CSV क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। अब मिल्टन फ्रीडमैन आर्ग्यू दैट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। इन्होंने इसके बारे में बोला है, ठीक है। मिल्टन से याद रखना, मिल्टन पानी की बोतल होती है ना, मिल्टन फ्रीडमैन। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी में हु रोड द एनिहिलेशन, अम्बेडकर। बिल्कुल द थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, जॉन रॉल्स 1971। उस एंटोनी ग्रैम्सी की बात कर सके, अमर्त्य सेन के बारे में बात करते कि जॉन रॉल्स जो जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बात की इन्होंने, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात की है इन्होंने, है ना, जॉन रॉल्स। GS घोरे, इनके बारे में थोड़ा सा कम अवेयरनेस है, इनके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। द टर्म दलित पैंथर इज एसोसिएटेड विद अ मूवमेंट ऑफ अगेंस्ट कास्ट बेस्ड ऑपरेस्ट इन इंडिया 1972, महाराष्ट्र में होता दलित पैंथर के नाम से। वो द डोमिनेंट कास्ट MN श्रीनिवासन। संस्कृताइजेशन भी ऑल्सो एक वर्ड और है, संस्कृताइजेशन का मतलब है कि जब कोई सो कॉल्ड लोअर क्लास पीपल फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं अपर क्लास लोगों के रिचुअल्स, कस्टम्स वगैरह, और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं संस्कृताइजेशन, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, बलवंत राय मेहता 1957, 3rd टाइम उन्होंने बात की। अशोक मेहता ने 2 टाइम की बात की। विनोबा भावे से अगर सवाल बने तो भूदान मूवमेंट। महात्मा गांधी से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बलवंत राय मेहता कमेटी आप सामने आ गया, और जवाहरलाल नेहरू से भी आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग, सोशल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी प्लानिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत राज, बिल्कुल कई बार सवाल आ चुका है, इसका आंसर भी देने का मन नहीं कर रहा अब तो। The who introduced the TPSP, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, 5th ईयर प्लान, जो मैंने बताया TPSP कब आया था, 5th ईयर प्लान में हो गया, 74 में आया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के। द पॉलिसी प्रोसेस मॉडल विच डिवाइड्स पब्लिक पॉलिसी इनटू एजेंडा सेटिंग, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन वर प्रपोज बाय हैरोल्ड लेसवेल। यहाँ से सवाल पॉलिसी एनालिसिस में आपका सोशल पॉलिसी आपका टर्म है ना, सोशल पॉलिसी
है ना, सोशल चेंज, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जानना कि पॉलिसी प्रोसेस विच मॉडल डिवाइड पब्लिक पॉलिसी इनटू एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेट करना, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, प्रपोज बाय हैरोल्ड लैसवेल, है ना। उसके बाद विच थिंकर डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन प्लान एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंसी एंड सोशल स्ट्रक्चर, एंथनी गिडन्स आ गया। लो, एंथनी गिडन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ये पोर्ले बर्डियो का आया था, सोशल कल्चरल कैपिटल, है ना, कल्चरल कैपिटल। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, डायलेक्टिकल अप्रोच, हैव्स ऑन हैव नोट्स। एंथोनी गिडन्स के बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंसी एंड सोशल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप किसके बीच में, एजेंसी और सोशल स्ट्रक्चर के बीच में, एंथोनी गिडन्स। द कल्चरल कैपिटल, देखो फिर आ गया ये कल्चरल कैपिटल, पेरो बोर्डियो, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ESG ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन CSR, इसका क्या मतलब है, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, जॉन एल्किंगटन, किसने बोला है, जॉन एल्किंगटन, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट, ट्रिपल बॉटम लाइन को बोला है। इसमें पीपल, पी से प्लैनेट, पी से प्रॉफिट, किसने बोला है, जॉन एल्किंगटन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ESG इन्वायरमेंटल सोशल ग्रुप, है ना। कंपनीज मेजर सस्टेनेबल एंड एथिकल इम्पैक्ट, ESG में की है, कंपनीज मेजर करती है सस्टेनेबल और एथिकल इम्पैक्ट। विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर सीजर टू ट्रैक सोशल प्रोजेक्ट्स थ्रू जियो स्पेशल एनालिसिस, तो GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इस पे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है किस पे, ट्रांसफर ऑफ फंड पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक आ गया ट्रांसफर फंड ट्रैकिंग द इम्पैक्ट, बिल्कुल वही सवाल आ गया ना। फादर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन SK दे, कौन, SK दे, फादर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट जो थे SK दे, कौन थे, SK दे। जब विनोबा भावे के बारे में बात की, SK दे के बारे में बात हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी की, महात्मा गांधी जी की भी, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लॉन्च इन 80, है ना, 6th 5 ईयर प्लान में हुआ था, कौन से में, 6th 5 ईयर प्लान 80 में, ये क्या है, IRDP 1980 में हुआ। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ की अप्रोच रूरल डेवलपमेंट, ट्रिकल डाउन पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रिकल डाउन पॉलिसी है कि जब इंडस्ट्रियल अचीवमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जो बिजनेसमैन होंगे वो बड़ा, जब उनका प्रॉफिट होगा तो वो अदर ब्रांचेस भी लगाएंगे, तो वहाँ के फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, फिर उस तरीके से जो यहाँ के जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलेगा, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके की पॉलिसी को बोला गया था ट्रिकल डाउन पॉलिसी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये गिलास है पानी का, जब भरता रहेगा उसको भरने के बाद जो रिसेगा वो पानी वो नीचे वाले लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से बोला ट्रिकल डाउन पॉलिसी। इसमें जगदीश जी का भी एक पूरा डिबेट है डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ का नाम से, अमर्त्य सेन एंड जगदीश जी के बीच में, जिसमें ट्रिकल डाउन पॉलिसी की इन्होंने बात की थी, ठीक है, ट्रिकल डाउन अप्रोच के बारे में बात की थी ना। तो इस अगला सवाल है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA में, बहुत अच्छा है, जो मैंने कराया भी था ग्राउंड में जाके, खुद से भी मैंने इसको कंडक्ट कराया था। इसमें ट्रांजैक्ट वर्क भी करानी होती है, मैपिंग करनी होती है, और पूरा एक लंबा प्रोसेस है। तो अभी के लिए फिलहाल हमें याद रखना है PRA किस रिलेटेड है, रॉबर्ट चैम्बर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट चैम्बर्स। द टर्म माइक्रो फाइनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद यूनुस, द ग्रामीण फाउंडर बैंक ऑफ बांग्लादेश। यहीं से SHG का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था, ठीक है, SHG का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था, मोहम्मद यूनुस द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। और एक चीज सवाल पूछूं आपसे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसको प्रोपाउंड करने वाले कौन थे, उनका क्या नाम, चलो बता देता हूँ, अब्दुल हक, है ना, अब्दुल हक उनका नाम था, जो कि पाकिस्तान से थे। जो पाकिस्तान से थे, इन्होंने HDI के बारे में बात की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और हेल्थ, ये 3 चीज़ इसमें होती हैं आपके, है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 3 चीज़ के पैरामीटर हैं। इसके और अलग अलग सब पैरामीटर हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रखना। उसका सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इंडिया फोकस वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, एला भट्ट 1972, ये बहुत अजीब सवाल बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एला भट्ट 1972 सेवा।
उसके बाद नाबार्ड 1982 जो स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आए थे। सवाल अब यहाँ से बन सकता है क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग उस एग्जाम पेपर में कि कब नाबार्ड कब आया था। तो नाबार्ड आया था 1982 में। कब आया था? नाबार्ड आया था 1982 में आया था और रिकमेंड किया था सीवारामन कमेटी ने। सीवारामन कमेटी ने इसको किया था। अब उसके बाद विच कमेटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट रीजनल रूरल बैंक, तो ये भी क्या है? सीवारामन कमेटी 1972। तो इसमें काफ़ी इसमें अगर हम रूरल क्रेडिट या फिर रूरल उसकी बात करें रूरल मैनेजमेंट माइक्रो फाइनेंस की, तो सीवारामन कमेटी का नाम अच्छा माना जाएगा, इसमें आप याद रखना है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज़ नॉट अ लैंड रिफॉर्म, एबोलिशन है, टेनेंसी रिफॉर्म है, लैंड सीलिंग है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है, है ना। भूदान मूवमेंट जो मैं आपसे बताता आ रहा हूँ बार बार, विनोबा भावे 1951 में स्टार्ट किया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर चैलेंज इन रूरल कैपिटल? लैक ऑफ कोलेटरल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। लैक ऑफ कोलेटरल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, इसकी एक बड़ा चैलेंज है रूरल कैपिटल मार्केट के अंदर। फिफ्थ फाइव प्लान इंट्रोड्यूस 1974 एंड 75 में आया था, जो कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के बारे में बात की थी। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है फिफ्थ फाइव प्लान में आया था, MNP, है ना। अब उसके बाद है अगला सवाल, रूरल गवर्नेंस एंड पंचायती, वही सब बार बार आएगा। पंचायती राज सिस्टम आया था 73 में। विच ऑफ द कमेटी पंचायती राज डिसेंट्रलाइज्ड, वही है हमारा। और अब वो सारी पंचायती, सारी जीवी गेराव और अशोक मेहता और बलवंत राय सभी ने इस पर बात की है। सेंट्रली नोडल एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये नोडल एजेंसी तो यही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। PPP एंड CSR, build, operate, transfer. Which CSR initiative focus on promoting digital literacy in India and digital India? Which of the following best describe the shared value approach? इसमें creating business opportunity that also address the social needs, है ना। माइकल पोर्टर एंड मार्क क्रैमर। अब कॉर्पोरेट में लीगल में आ जाते हैं, वही 15 करोड़। आंसर इसका 5 करोड़ है, देना जरूरी है, जो बार बार रिपीट हो रहा है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल CSR एक्टिविटी? परमिशन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज परमिशेबल नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉमनली यूज टू मेजर CSR सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। SWOT अलग है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसको बोलते हैं SWOT। इसका फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, ना। उसके बाद कंपनी रूल्स रजिस्टर्ड विद MCA और CSR पोर्टल, जो MCA का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो CSR का पोर्टल है उस पर रजिस्टर कराना मैंडेटरी है ना। और इसमें 4 गुना देने की बात है रूरल एरिया वाले ज़मीन को। जो द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म लार डिलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है, डिले होता है क्योंकि SIA आपने मैंडेटरी कर दिया, SIA कराना एक लंबा प्रोसेस है। एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर लेबर राइट्स की बात करता है, सोशल ESG के अंदर, है ना। फिर उसके बाद ग्लोबल फ्रेमवर्क वाइडली ESG ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, इम्पैक्ट असेसमेंट पे पर्टिकुलर है ये। फिर उसके बाद है वो डिफाइन द पब्लिक पॉलिसीज वट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू, जैसे थॉमस टाई। पब्लिक पॉलिसी ऐसी है, पॉलिसी एज वेट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट चूज टू डू, इससे थॉमस टाई। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाता है 12 है 115। अब बलवंत राय ग्राम सभा जिला परिषद, ये पूरा इसका 3 टायर के बारे में बात, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द पंचायत राज पंचायत राज सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट 73। ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्रूविंग द फील्ड यील्ड, ग्रांटिंग दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल DDUGKY, जो कि स्किल ट्रेनिंग की बात करिए रूरल यूथ को, है ना। उसके बाद है PPP प्राइवेट मोटरशिप, जिसमें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, वही सेम आया। इसमें टाटा स्टील अच्छा रोल प्ले करता है CSR फंडिंग में 2013 में, और बल्कि उससे पहले भी ये करता आ रहे हैं, है ना। उसके बाद विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पर हम वीडियो को एंड करेंगे कि वीडियो हो गई है हमारी बहुत लेंथ। आप यहाँ तक बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं जिनको हम और टाइमली कवर कर लेंगे। अभी एनर्जी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है मेरी, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी टाइम भी नहीं हो पाता है, और ऑफिस का भी टाइम रहता है, सब कुछ फाइनेंशियल ईयर का एंड भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें सब तक पहुँचा दूँ। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए। अगर किसी को MCQ चाहिए, क्योंकि टाइम कब है, नोट्स पढ़ने का शायद ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। MCQs अगर किसी को चाहिए तो 299 में अवेलेबल हैं इस तरीके के, और इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से भी और भी बना रखे हैं MCQs अलग अलग टॉपिक्स पर, तो आप उनको एक बार लीजिए, पढ़िए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा बेहतर और कॉन्फिडेंट फील कर सके। कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।